तो नेक्स्ट हम बात करेंगे करंट अफेयर माइंड मैप्स ऑफ द 19 जून की। तो हमारा जो सीरीज़ है दैट इज़ द डेली करंट अफेयर माइंड मैप्स ऑफ 19 जून 2026। तो सबसे पहले जो टॉपिक है भाई, इट इज़ जो 52nd G7 समिट हुआ था, है ना, जो कि यहाँ पे फ्रांस के अंदर अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ फ्रांस हमारे पास इवानिस बिन्स के अंदर देखने को मिल रहा है। इसका यहाँ पे थीम इम्पॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ों की अगर हम बात करें, आउटकम्स की बात करें, ये होगा ऐसा बोला गया है ना, इवान लेस बेंस, जो कि यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंसी के अंदर होने वाला है, पार्टिसिपेट हो रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट किया इसने मतलब इंडिया ने, और ये फ्रांस में हो रहा है। इसके बारे में बात करें, G7 समिट इन इंडिया G7 समिट एंड इंडिया एंगेजमेंट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो 52nd G7 समिट है, जो कि कहाँ पे हो रहा है, फ्रांस में, इसके बारे में चीज़ों की बात करते हैं। 52nd G7 समिट, तो पहले तो G7 समिट के अंदर आपको G7 मेंबर्स को एक बार पता होना चाहिए यार, जो कि यहाँ पे फ्रांस में हो रहा है। तो G7 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? सो यहाँ पे जापान, कनाडा, फ्रांस, याद रखने का तरीका देखो यार, यूके, यूएस, यूयू वाले, फिर जापान, इधर फ्रांस, जर्मनी, इटली वहीं पे है सब आसपास, एंड एक कनाडा। तो ये G7 कंट्रीज़ हैं भाई, ठीक है। फ्रांस, तो यू वाले याद रख लेना, ठीक है। यू वाले से यूएस, यूके, फिर जापान, यूके यूएस के दुश्मन एक प्रकार से बोल सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे जर्मनी, आसपास वाले जर्मनी, इटली, फ्रांस, और एक बाहर से आ जाता है कनाडा। ये याद रखना G7, ठीक है। तो इसके अंदर जो G7 52nd समिट हुआ है, इसकी बात करें तो ये फ्रांस में हो रहा है यार। इसका थीम क्या था? फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप। अगर थीम क्या है यहाँ पे, थीम इज फॉर्जिंग न्यू पार्टनरशिप्स। ना उसके की आउटकम्स जो हैं 52nd G7 समिट की अगर हम बात करें, की आउटकम्स की, तो यहाँ पे सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट पीस की बात की गई यार। सपोर्ट फॉर यूक्रेन एंड मिडिल ईस्ट पीस। ग्लोबल एआई फ्रेमवर्क कंसेंसस देखा गया। ये सब डिसीजन लिया है कि हमारे पास एआई फ्रेमवर्क में हम कंसेंसस लाएंगे। सप्लाई चेन रेजिलियंस का एक्सपांड करेंगे। तो ये सब मेन आउटकम्स देखने को मिले 52nd G7 समिट से। सप्लाई चेन रेजिलियंस एक्सपांसन, जो G7 है 2030 तक, एक तरह से G7 2030 नेचर कॉम्पैक्ट रिव्यू यहाँ पे आया यार। ग्लोबल साउथ आउटरीच सेशन हमको देखने को मिला। ग्लोबल साउथ आउटरीच
सेशंस देखने को मिला यार। बाकी जो इंडिया का मैसेज था यहाँ पे G7 के अंदर, इंडिया के मैसेज की बात करें तो यहाँ पे इंडिया ने बोला एड्रेसिंग द ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट, एड्रेसिंग द ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट, इक्वल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात की गई इंडिया के द्वारा। इक्वल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ग्रेटर ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर इंडिया ने ध्यान देने की बात की। ग्रेटर ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन, इंडिया अफ्रीका डेवलपमेंट कोऑपरेशन के ऊपर एक मैसेज दिया G7 फोरम के अंदर ही ना, इंडिया अफ्रीका डेवलपमेंट कोऑपरेशन। नेक्स्ट जो G7 है इसके ओवरव्यू की बात करें तो इसमें यहाँ पे 7 एडवांस इकोनॉमिक्स एंड यूरोपियन यूनियन है यार, जो कि ग्रोथ, स्टेबिलिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फुलफिल करने की बात करते हैं। हाँ, 7 मतलब जो 7 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, मेंबर्स की बात करें तो 7 जो एडवांस इकोनॉमीज है एंड यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है यार। 7 एडवांस इकोनॉमीज इसमें अगर बात करूँ तो जापान, US, UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस, कनाडा। इसका गोल क्या है G7 का? स्टेबिलिटी लाना, ग्रोथ, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट करना। नेक्स्ट नेचर की बात करें तो एक इनफॉर्मल फोरम है जिसमें कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं होता। इनफॉर्मल फोरम विथ नो बाइंडिंग अथॉरिटी। वर्किंग मेथड की बात करें जो प्रेसिडेंसी रोटेट करता है बिकॉज उसका प्रेसिडेंसी है फ्रांस का। वर्किंग मेथड के अंदर रोटेटिंग ईयरली, हर साल जो है प्रेसिडेंसी यहाँ पे रोटेट करती है। बाकी जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक रोल रहा है यहाँ पे G7 में अगर इसकी बात करें तो एनुअल पार्टनर रहा है इंडिया का 2019 से। एक प्राइमरी इंटरलोकेटर है ग्लोबल साउथ का, फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है इंडिया। इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटेजिक एंकर है उसको बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये। सो इंडियाज़ स्ट्रेटेजिक रोल की बात करें इवोल्यूशन में, इंडिया जो है वो कब से मेंबर है यार? एनुअल पार्टनर सिंस 2019। प्राइमरी इंटर लोकेटर फॉर ग्लोबल साउथ। एंड इंडिया जो है एक फास्ट
ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक एंकर के तौर पे इंडिया यहाँ पे आगे बढ़ा है यार। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लीडरशिप नाम के तौर पे उभर के आएगा ये। नेक्स्ट जो लिमिटेशन एंड चैलेंजेस हैं इसके अंदर हम बात करें G7 समिट के अंदर जो लिमिटेशन चैलेंजेस हैं लिमिटेशन एंड चैलेंजेस के अंदर जो G7 का जो वीकनेस है उसकी बात करें तो लिमिटेड ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है या दुनिया भर से लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेड नहीं हैं। लिमिटेड ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। ऑल्सो ये वेस्टर्न सेंट्रिक एजेंडा यहाँ पे देखने को मिले इसके अंदर वेस्टर्न सेंट्रिक एजेंडा। जो ग्लोबल जीडीपी का यहाँ पे डिक्लाइनिंग शेयर है वो देखने को मिल रहा है। लाइक ज़्यादा जीडीपी वाले तो यहाँ पे हैं ही नहीं। डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी इंटरनल मेंबर्स में भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला। तो ये सब वीकनेस है यार यहाँ पे G7 के। ये तो वीकनेस हो गया, ठीक है। बाकी चैलेंजेस इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस फॉर इंडिया की बात करें तो जो वेस्ट है और रशिया का जो रिलेशन है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी। ठीक है, एक समय हम यहाँ पे जो G7 है वो रशिया यूक्रेन वॉर को कंडेम करता है, हमको रशिया के रिलेशन भी तो देखने हैं। तो एक तरह से ये इंडिया के लिए चैलेंज है। बैलेंसिंग वेस्ट एंड रशिया रिलेशंस, जो राइजिंग ग्लोबल ट्रेंड प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। ऑल्सो जो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है लाइक इन यूक्रेन एंड वेस्ट एशिया वो भी एक चैलेंज इंडिया के लिए। ए एंड टेक गवर्नेंस का चैलेंज देखने को मिलता है यार यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो AI एंड टेक गवर्नेंस की बात करें तो जो कंपटीशन है बिटवीन US एंड चाइना इन एडवांस AI टेक्नोलॉजीज तो उससे कंसर्न देखने को मिल रहे हैं ओवर कंट्रोल ऑफ डाटा एल्गोरिदम एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चैलेंजेस हैं हमारे पास इंडिया के लिए। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, करना क्या है। वे फॉरवर्ड की बात करें, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सो जो मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी है उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है। लाइक इन G20 एंड ब्रिक्स में हमको देखने को मिला यार एक्सपांड मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एस G20 और ब्रिक्स। जो क्लाइमेट जस्टिस के चैम्पियन बनना होगा अपने को, फूड सिक्योरिटी को ध्यान देना होगा, चैम्पियन क्लाइमेट जस्टिस एंड सिक्योरिटी।
इकोनॉमिक एंड टेक पार्टनरशिप को यहाँ पे डिपेंड करना होगा, डिपेंड इकोनॉमिक एंड टेक पार्टनरशिप। जो सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म है उन सबको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होगी यार, स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। जो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसको इंश्योर करना पड़ेगा। किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी सॉवरेनिटी को हार्म कर सकता है ये चीज़ यार। सो सेल्फ रिलायंस पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, सो दिस आर दी वे फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव इन इंडिया की, बिकॉज न्यूज़ में रहा था यार हमारे पास जो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल है, ये न्यूज़ में था, ये लॉन्च किया गया इसीलिए। तो अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव इंडिया की जो ग्रीन सर्टिफिकेशन पोर्टल है ये आया, इसके बारे में पहले बात करते हैं यार। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल GHCI। सो गवर्नेंस की बात करें तो नोडल मिनिस्ट्री जिसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बाकी जो नोडल अथॉरिटी है वो कौन है भाई? BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। की फीचर्स की बात करें तो जो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल है, की फीचर्स की बात करें तो एक ट्रांसपेरेंट सर्टिफिकेशन देने की बात करता है, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस प्रोवाइड करता है, ट्रेसेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी इंश्योर करता है ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, ट्रेसेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी मार्केट फैसिलिटेशन करता है, मार्केट फैसिलिटेशन करता है। सिग्निफिकेंस की बात करें जो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल है इसका क्या सिग्निफिकेंस है यार? ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, सर्टिफिकेशन को स्टैंडर्डाइज करेगा और ग्लोबल हब एम्बिशन के तौर पे इसको लॉन्च किया गया है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेशन देगा, ग्लोबल हब एम्बिशन के तौर पे इसको यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो जनवरी 2023 में ये हमारे पास लॉन्च किया गया था। ओरिजिन की बात करें तो
जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया था। आउटले यहाँ पे अराउंड 20,000 करोड़ का बजट दिया गया था। टारगेट किया, तो ये टारगेट जो फुलफिल करने की बात करते हो 2030 तक, वो कौन कौन से टारगेट्स हैं? टारगेट्स बाय 2030, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन्स एनुअल प्रोडक्शन करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का, ये बोला गया। 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी जनरेट करेंगे। 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेने की बात करता है। 2030 तक यहाँ पे 6 लाख जॉब क्रिएट करने की बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है 6 लाख जॉब्स, है ना। 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट रिडक्शन करने की बात करता है। ये टारगेट रखा गया यहाँ पे। 1 लाख करोड़ इंपोर्ट रिडक्शन का टारगेट बनाया गया, है ना। 50 मिलियन मैट्रिक टन CO2 एमिशन को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। 50 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ CO2 एमिशन को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट हम जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है उसकी बात करते हैं यार। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो एक हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन है यार। एक ग्रे हाइड्रोजन होता है। एक ब्लू हाइड्रोजन होता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये सोलर एंड विंड एनर्जी से जो हाइड्रोजन जनरेट किया था उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका सोर्स क्या है? सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोसेस। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं? वाटर को तोड़ देते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, इसीलिए नाम दिया इलेक्ट्रोलाइसिस। सो रिन्यूएबल एनर्जी से जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो हाइड्रोजन बना उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो प्रोसेस किस प्रोसेस से बनता है? वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से। एमिशन इसमें CO2 का कम होता है यार, लेस देन 2 kg CO2 पर kg हाइड्रोजन। एंड एप्लीकेशन जो हैवी इंडस्ट्रीज़ में ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्यूल। बाकी जो ग्रे हाइड्रोजन है ये कहाँ से देखने को मिलता है? इसका सोर्स है फॉसिल फ्यूल यार, डायरेक्ट रिलीज होता है यहाँ पे। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से हाइड्रोजन जो है एमिशन की बात करें तो डायरेक्टली रिलीज ऑफ CO2 हमको देखने को मिलता है। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी सोर्स का है। ब्लू हाइड्रोजन का जो सोर्स है, फॉसिल फ्यूल से जो हाइड्रोजन निकला उसको हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको हमने कैप्चर कर लिया यार, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के तौर पे। तो यहाँ पे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज की बात की जाए वो ब्लू हाइड्रोजन है ना। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया गया उस वाटर को लाइसिस किया गया, उससे हमारे पास जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ उसको हम क्या बोला? ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव की, जिसके अंदर यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल देखने को मिला था। इसके अंदर की फीचर्स जो है, नोडल मिनिस्ट्री जो है, ये सब हमसे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो एक्वस जिंक एंड बैटरीज हैं उसकी। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो है मोहाली के अंदर उन्होंने डेवलप किया एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट एडिक्टिव जो कि यहाँ पे जो इम्प्रूव करेगा जो एक्वस जिंक आयन बैटरीज हैं उनको, उनकी लाइफ को। तो इसके बारे में हम बात करें एक्वस
जिंक आयन बैटरीज AZIB की बात करें, एंड जो इसके अंदर BDIM एडिटिव है, BDIM इज व्हाट, BDIM एडिटिव जिसका डिस्कवरी हुआ, जो कि क्या करेगा, जो ये एक्वस जिंक एंड बैटरीज हैं इनकी लाइफ को यहाँ पे बढ़ाएगा। ठीक है, ये जो BDIM है इट इज़ 1,3 बिस कार्बोक्सी प्रोपाइल इमिडाजोल क्लोराइड ना, इलेक्ट्रोलाइट है ये। बाकी जो ये AZIB बैटरीज हैं, एक्वस जिंक आयन बैटरीज हैं, इनके यहाँ पे हम बात करें अबाउट दी एडवांटेज की, एडवांटेज ऑफ एक्वस जिंक आयन बैटरीज की बात करें तो देखो भाई, ये एब्डुलेंस एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं यार, है ना। ये जो वाटर बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो ज़्यादा सेफ होते हैं, लार्ज स्केल ग्रिड स्टोरेज पोटेंशियल होता है इनके पास, abundance and cost efficiency and safety via जो एक्वस जिंक आयन जो बैटरीज हैं वो यहाँ पे सेफ होते हैं, सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं वाया वाटर बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट एंड लार्ज स्केल ग्रिड स्टोरेज पोटेंशियल होता है इनके पास। नेक्स्ट जो कोर बॉटल नेक्स्ट है यहाँ पे एक्वस जिंक एंड बैटरीज के अंदर हम बात करें तो ये जो जिंक डेंड्राइटिक ग्रोथ है वो एक इम्पॉर्टेंट इसका यहाँ पे बॉटल नेक है, कमी है। कोर बॉटल नेक्स की बात करें तो जिंक डेंड्राइटिक ग्रोथ, हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन जो है HER वो एक इसका एक बॉटल नेक है। एनोड जो है उसको कोवर्जन हो जाता है, इसके एनोड में एनोड पे कोवर्जन हो जाता है, तो ये सब बॉटल नेक्स हैं। बाकी जो BDIM जो यहाँ पे बैटरीज बनाई गई, इससे क्या होगा भाई, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा BDIM बैटरीज की बात करें, BDIM जो BDIM बैटरी बोलते हैं, BDIM इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव की बात करें, ये डिस्कवर्ड हुआ है ना। BDIM मैंने बताया 1,3 बिस डिकार्बोक्सी प्रोपाइल H है ना, 1H इमिडाजोल 3 क्लोराइड जो है, इसके डिस्कवरी और इसके जब एडिटिव यहाँ पे पता किया गया, तो इससे क्या होगा, जो सिंथेसिस डिटेल्स हैं लाइक सस्टेनेबल केमिकल प्रोसेस हमारे पास आगे बढ़ेगा। कि इंग्रेडिएंट की बात करें तो है ना, ये जो बनाया जाता है एडिटिव यहाँ पे, ये सस्टेनेबल केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एंड ग्लाइऑक्सल से, डाइपोलाइजेशन से, जो कि फ्रीज डायरिंग, तो उतना नेचुरल भी नहीं है, सिंथेसिस आसानी से किया जा सकता है। सस्टेनेबल केमिकल प्रोसेस है ये, कि इंग्रेडिएंट की बात करें, ग्लूटामिक एसिड
सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइऑक्सल एंड लाइपोलाइजेशन की बात करें, जो कि फ्रीज ड्राइंग, उससे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये जो BDIM इलेक्ट्रोलाइट है, काम कैसे करता है, ये टारगेट करता है जो इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन है उसको, टारगेट इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन एंड जो वाटर डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे काम करता है। जो जिंक सल्फेट है उससे वाटर को डिस्प्लेस करता है। ये वाटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम जिंक सरफेस। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन मतलब सरफेस के ऊपर आके चिपकना, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन होता है ऑन एनोड। प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑन एनोड। नेक्स्ट मैकेनिज्म एक्शन के बाद जो फंक्शनल आउटकम है, BDIM इलेक्ट्रोलाइट जो एडिटिव है उसका, वो क्या है, ये सप्रेस करता है HER को। मतलब ये देखो भाई, ये जो बॉटल है हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन जो है, इसको ये सप्रेस करता है, ये BDIM जो इलेक्ट्रोलाइट है। तो इससे लाइफ जो है वो बढ़ेगा। प्रिवेंट सरफेस कोरोजन, रेगुलेट करता है एक यूनिफॉर्म जिंक डिपोजिशन को ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट जो एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे। एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स की बात करें तो अल्ट्रा माइक्रो इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, जिसको हम UME बोलते हैं। एंड इसका डायमेंशन जो है 50 माइक्रोमीटर से कम होता है। एंड रेडियल डिफ्यूजन बिहेवियर शो करता है। दूसरा जो एडवांस डायग्नोस्टिक टूल है, इसके अंदर हम बात करें अबाउट फास्ट कैन साइक्लिक, जो वोल्टामीटर है वहाँ से ये डिस्कवर किया गया और डायग्नोसिस किया गया, यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जिसका फास्ट स्कैन साइक्लिक वोल्टामेट्री FSCV, जो विजुअलाइज करता है चार्ज ट्रांसफर शिफ्ट को। visualizes charge transfer shifts। इन्वेस्टिगेट करता है जो मास ट्रांसफर काइनेटिक्स है उसको, इन्वेस्टिगेट्स मास ट्रांसफर काइनेटिक्स। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस की बात करें, एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस जो है, ये जो एक्वस जिंक आयन बैटरी है इसका, तो ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करता है यार। ये ग्रिड स्केल
एनर्जी स्टोरेज, लाइक सोलर एनर्जी को या फिर विंड एनर्जी को हमको स्टोर करके रखना है, तो उसमें ये हेल्प करता है। सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा यार ये ना, सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। रेसिडुअल इंडस्ट्रियल जो है उनको बैकअप पावर प्रोवाइड कर सकता है ये, जो रेसिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल बैकअप पावर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो हमने बात की अबाउट एक्वस जिंक आयन बैटरीज की, और जो यहाँ पे है ना BDIM एडिटिव्स का यहाँ पे डिस्कवरी हुआ, उसकी डिस्कवर किसने किया ये भी हमेशा कभी कभी पूछ लिया जाता है। वही तो है यार, कुछ भी पूछ लेते हैं यूपीएससी। तो यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, याद रखना मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, पता नहीं ये पूछ लिया जाए, इसको डिस्कवर किसने किया है भाई, INST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, इसने डिस्कवर किया है। जिसको बहुत पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, IIT कानपुर, IIT दिल्ली बोल के बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो INST मोहाली ने इसको यहाँ पे डिस्कवर किया है, और साइंटिस्ट ने यहाँ पे डेवलप किया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यूनिस में था, बिकॉज जो फाइनेंशियल 2025 का रिपोर्ट यहाँ पे स्टेट फाइनेंस के ऊपर CAG ने रिलीज़ किया था, तो इसके बारे में बात करें। CAG रिपोर्ट ऑन स्टेट फाइनेंस ऑफ द फाइनेंशियल 2025, CAG report on state finances financial year 25। तो जो रिपोर्ट आया था उसके अंदर क्या बताया गया, जो सब्सिडीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। जो रिपोर्ट था इट इज़ टॉकिंग अबाउट राइजिंग सब्सिडीज़ यार, है ना, इसके अंदर राइजिंग सब्सिडीज़ की बात की गई। मतलब जो ग्रोथ ट्रेंड है, तो जो फाइनेंशियल 2016 से 2025 जो सब्सिडीज़ हैं वो ट्रिपल हो चुके हैं। एब्सोल्यूट स्पेंडिंग अराउंड 4.4 लाख करोड़ का है सब्सिडीज़ के अंदर। तो सब्सिडीज़ बढ़ा है ये, CAG की रिपोर्ट ने बोला। ट्रिपल्ड फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2016 टू फाइनेंशियल ईयर 2025, रुपीज़ 4.4 लाख करोड़ एब्सोल्यूट स्पेंडिंग हमको देखने को मिला। यानी जो ग्रोथ है इट ग्रू 3x वर्सेस 2.3x जो टोटल एक्सपेंडिचर है। फिस्कल स्ट्रेस की बात करें तो फिस्कल स्ट्रेस हमको यहाँ पे देखने को मिला, लाइक 10.2% ऑफ द टोटल GDP जो है वो सब्सिडीज़ में जा रहा है। डबल डिजिट प्रोपोर्शन जो है पहली बार ऐसा देखने को मिला है यार, सब्सिडी जो है डबल डिजिट में हो। तो ये CAG की रिपोर्ट ने बोला। सेक्टरल डोमिनेंस देखने को मिला, मतलब एनर्जी एंड पावर में 43% सब्सिडीज़ है, एग्रीकल्चर में 30% सब्सिडीज़ है, लोन वीवर्स एंड सीड सपोर्ट में भी यहाँ पे पैसा जो है वो जा रहा है। सेक्टोरल डोमिनेंस की बात करें, एनर्जी और पावर के अंदर 43%, एग्रीकल्चर में 30%, लोन वेवर्स एंड सीड सपोर्ट
वो हमको देखने को मिला। नेक्स्ट जो रीजनल कंसंट्रेशन है, इसकी बात करें, टॉप 5 स्टेट कंज्यूम अराउंड 50%, 54% ऑफ दिस सब्सिडीज यार। टॉप 5 स्टेट्स कंज्यूम 54%। और टॉप 5 स्पेंड्स कौन है? कर्नाटका, पंजाब यार। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे स्पेंड करता है ये कौन है? हाई स्पेंडर में कर्नाटका एंड पंजाब। एंड जो लीन स्पेंडर है, कम खर्चा जो करता है, वो कौन है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड केरला। तो ये हमने बात की सब्सिडीज़ के ऊपर, मेन चीज़ बताया गया। यहाँ पे ये जो CAG रिपोर्ट है इसके अंदर बाकी जो ऑफिस ऑफ CAG है इसके बारे में हम बात करें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है यार, कॉम्प्ट्रोलर जनरल का जो लीगल फाउंडेशंस हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है वो आर्टिकल 148 से मिलता है। CAG काम किया टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आर्टिकल 148 के अंदर CAG बनाया गया है टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। की फंक्शंस की बात करें तो ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, रिपोर्टिंग टू लेजिस्लेचर, ये करता है। गवर्नमेंट अकाउंट्स का ऑडिट करता है, रिपोर्टिंग टू लेजिस्लेचर। ऑडिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, कस्टोडियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड एंड स्पेशल ऑडिट करता है। ये हमने बात की अबाउट CAG के ऑफिस की, और जो स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर इसका रिपोर्ट आया जहाँ पे मेन जो सब्सिडी बढ़ रहा है इसके बारे में बताया गया इसकी। नेक्स्ट जो छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करें जो प्रीलिम्स में यहाँ पे हमसे पूछे आ सकते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट त्रिशा सैटेलाइट की। त्रिशा सैटेलाइट यहाँ पे न्यूज़ में था यार। त्रिशा सैटेलाइट, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ये त्रिशा सैटेलाइट को यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई इन 2027, जो कि एक तरह से मॉनिटरिंग जो है वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज को इन्हांस करेगा। त्रिशा सैटेलाइट लॉन्च ईयर क्या है? 2027। कोलैबोरेशन जो इंडिया का इसरो है एंड फ्रांस का जो CNE है, मतलब सेंट्रल नेशनल जो इटुडिस स्पेशल है, वो उन्होंने मिलके इसको यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई। कोलैबोरेशन की बात करें तो इंडिया का जो इसरो है ऑफ इंडिया एंड CNES ऑफ फ्रांस, उन्होंने लॉन्च करने की बात किया इसको। एंड ये जो है किस व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? इसरो का जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उससे यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार।
अभी 2 साल न्यूज़ में रहेगा भाई, अगले साल जाने वाला है तो। एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इस सैटेलाइट का, ये यहाँ पे मॉनिटर करेगा वाटर रिसोर्स को, एसेस करेगा एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज को, जो वाटर स्ट्रेस एंड क्रॉप हेल्थ को यहाँ पे ट्रैक करेगा। मॉनिटर वाटर रिसोर्सेस, एसेस एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट चेंज, ट्रैक करेगा वाटर स्ट्रेस एंड क्रॉप हेल्थ को। इसके बाद जो टेक्निकल पेलोड है, उसकी बात करें तो देखो भाई, जो लैंड सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए जो TIR है, TIR जो है वो किसका है, यहाँ पे जो CNES का है, जो कि लैंड सरफेस टेम्परेचर को मेज़र करेगा। ये 2 मेजर पेलोड्स ये रखेगा। और एक इसरो का जो है VNIR स्वीर पेलोड, जो कि एक तरह से नेशनल मतलब मेज़र करता है वेजिटेशन सरफेस रिफ्लेक्शंस बायोफिजिकल पैरामीटर्स को यहाँ पे ये मेज़र करेगा। 2 टेक्निकल पेलोड्स हैं इसके अंदर, TIR ऑफ CNES जो कि फ्रांस का है, ये लैंड सरफेस टेम्परेचर को देखेगा। एंड जो VNIR का जो स्वीर है इसरो का, इसको ये वेजिटेशन एंड बायो फिजिकल पैरामीटर्स को ये देखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्बिट है जिसमें ये सैटेलाइट जाने वाला है, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जो कि अराउंड 761 किलोमीटर ऊपर होगा अर्थ के सरफेस से। ये सन सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस नहीं है, इट इज़ सन सिंक्रोनस। सेवन 61 किलोमीटर, ये जो है सन सिंक्रोनस में जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा था किससे लॉन्च किया जाएगा, तो ये सिर्फ इसरो का PSLV से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी भारत बिल्डकॉन की। ये जो भारत बिल्डकॉन है 2026, इसको इनाग्रेट किया गया यहाँ पे, है ना, यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे। तो ये है क्या, भारत बिल्डकॉन, इसके बारे में बात करते हैं। भारत बिल्डकॉन 2026, सो ये यशोभूमि जो है वहाँ पे, यशोभूमि जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे जो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था। यशोभूमि या फिर यशोभूमि न्यू दिल्ली में ये हुआ, इनॉग्रेट किया गया था। इसका थीम क्या था, वन नेशन वन एक्सपो। थीम था वन नेशन वन एक्सपो। इंडस्ट्री की बात करें, ओके, इंडस्ट्री की बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ पार्टिसिपेट किया था इस एक्सपो में। भारत बिल्डकॉन एक बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनी, जैसे ऑटो एक्सपो में यहाँ पे हमारे पास गाड़ी मोटर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन ने पार्टिसिपेट किया था। 90+ कंट्रीज़ एंड 100
प्लस इंडियन सिटीज़ से लोग यहाँ पे आए थे। 90+ कंट्रीज़ एंड 100 इंडियन सिटीज़ से हमने बात की। भारत बिल्डकॉन की मेन ये होता है यार, इस पे ये पूछा था कहाँ पे हुआ था, क्या थीम था, किस मटेरियल पे था, किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे यह एक्सपो था। नेक्स्ट हम बात करते हैं शी बॉक्स 2.0 पोर्टल की। ये जो शी बॉक्स है, शी से मतलब सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है जो रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के जो कंप्लेन है उसको ये दिखेगा यार, है ना। और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन जो एक्ट है 2023 का, उसके अंदर ये एक तरह से जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो मिशन शक्ति है उसकी इनिशिएटिव कितना भाई इसको बनाया गया था। गवर्नमेंट ने जो स्ट्रेंथन किया, अपग्रेड किया जो सी बॉक्स 2.0 पोर्टल यहाँ पे, उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पे न्यूज़ में था यार ये, तो इसके बारे में बात करें। सी बॉक्स 2.0 पोर्टल तो मिशन शक्ति के अंदर यहाँ पे ये लाया गया। मिशन शक्ति फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव क्या है, जो वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए इसको यहाँ पे लाया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट ग्रीवांस रिड्रेसल की बात करते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, है ना। की फीचर क्या है भाई, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, 22 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है एंड सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल इंटरफेस है इसका। की फीचर्स की बात करें, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, अवेलेबल इन 22 लैंग्वेजेस, सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल इंटरफेस है इसका। ये हमने बात की अबाउट सी बॉक्स 2.0 पोर्टल की। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में थी दैट इज़ जो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट है ना। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो कि किसके किसके बीच का एक्सरसाइज है, यहाँ पे इंडियन आर्मी ने जो कंटिजेंट था जो कि मंगोलिया में डिपोर्टेड थे, है ना, एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज किया खान क्वेस्ट के अंदर। तो खान क्वेस्ट की बात करें, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 एक्सरसाइज खान क्वेस्ट की बात करें, इसका लोकेशन कहाँ पे है यार, जो 5 फील्ड ट्रेनिंग एरियाज़ हैं मंगोलिया, वहाँ पे ये हो रहा है। लोकेशन की बात करें तो 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया जो है मंगोलिया में, वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। टाइप की बात करें तो मल्टीनेशनल
पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। इंडियन रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 40 मेंबर्स जो है जाट रेजिमेंट के, है ना, जो जाट रेजिमेंट का कंटिजेंट है उसके यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कहाँ पे हो रहा बोले तो मंगोलिया में। इंडियन रिप्रेजेंटेशन में 40 मेंबर जाट रेजिमेंट कंटिजेंट की बात करें, उसके बाद जो आइट्रेशन है ये 23rd खान क्वेस्ट का 23rd एडिशन है भाई, ठीक है। इंडिया मंगोलिया, दो चीज़ याद रखना इसमें, खान क्वेस्ट में यही क्वेश्चन आएगा, मैच द कॉलम आता है यहाँ पे, एक्सरसाइज और कंट्रीज इन्वॉल्व ऐसा पूछा जाएगा, तो खान क्वेस्ट इंडिया मंगोलिया। तो ये जो है 23rd बार हो रहा है। इसका फोकस किस चीज़ पे है, यूएन चैप्टर जो 7 के जो ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर इसका की फोकस है यार, है ना, जिसमें जो चेक पॉइंट्स हैं, कार्बन मतलब जो कार्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हैं, पेट्रोलिंग, सिविलियन इवैक्यूएशन, ये सब चीज़ के ऊपर ये चैप्टर 7 में बताया गया है। फोकस ऑन जॉइंट प्लानिंग, पेट्रोलिंग, सिविलियन इवैक्यूएशन, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव जो डिवाइस हैं उसके ड्रिल्स कैसे करने हैं, काउंटर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के ड्रिल्स कैसे करने हैं, आईईडी ड्रिल्स, ये सब यहाँ पे इसके अंदर। हाँ, सिग्निफिकेंस ये है जिससे हमारे पास जो इंटरऑपरेबिलिटी है वो एनहांस होगा, और एक तरह से ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बताता है यार, जो है इंडिया कमिटमेंट जो है ग्लोबल पीस कीपिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है मंगोलिया के साथ उसको बताता है। लास्टली यहाँ पे हम स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये न्यूज़ में था, बिकॉज जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने डेवलप किया पॉलीमर बेस्ड स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी, जो कि क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट को इम्प्रूव करेगा, रेजिलियंस एंड ईल्ड को भी इंक्रीज करेगा अप टू 30%। तो इसके बारे में बात करें, स्मार्ट सीड स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी तो डेवलप किसने किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च है उसने यहाँ पे इसको डेवलप किया। ऑयल सीड वाला एक और आया था न्यूज़ में था भाई यहाँ पे, ICAR का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल रिसर्च जो है हैदराबाद में, उसने डेवलप किया। मटेरियल की बात करें तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की लेयर होगी, बायोडिग्रेडेबल बायो पॉलीमर की यहाँ पे लेयर होगी। बेनिफिट्स की बात करें तो एक तरह से रैपिड जर्मिनेशन एंड रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा यार, जो स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी है वो रैपिड जर्मिनेशन एंड रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, है ना। क्लाइमेट एंड बायोटिक स्ट्रेस से रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा, क्लाइमेट एंड बायोटिक स्ट्रेस से रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा। एंड ईल्ड गेन हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे 12 से लेके 37 ईल्ड गेन्स की बात करें, ईल्ड गेन्स ऑफ अराउंड 12 to 37% यहाँ पे फ़ायदा होगा। बाकी जो एप्लीकेशन कहाँ पे है, जहाँ पे पानी कम होता है, मल्टी क्रॉप जहाँ पे एग्रीकल्चर इस्तेमाल किया जाता है, तो रेन फेड एंड मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है यार।
ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे डिलेड मानसून होता है, ड्रॉट आता है, पुअर सॉइल कंडीशन है, वहाँ पे ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। रेनफेड एंड मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर। सो ये हमने बात की अबाउट स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी की। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं प्रिलिम्स में जो हमसे पूछे जा सकते हैं, उनकी बात की हमने। एंड जो मेंस के जो टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमारे पास मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, जो डिटेल में जानने की जरूरत है, उसकी बात की। जो करंट अफेयर्स है 19 जून 2026 के माइंड मैप्स की बात की यार।